औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा एजेंडा है इस सेशन का वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम या ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। इस सेशन में हम बेसिकली बताएंगे कि एचडीएस का जो एचआरएमएस है उसकी क्या फंक्शनलिटी, उसमें क्या फीचर्स हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होनी है। एक कंपनी के अंदर अगर नया इम्प्लीमेंटेशन करनी है, नया सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है, ये सारी चीज़ें इस सेशन में डिस्कस होगी। ठीक है ना। और इस क्वेश्चन के अंदर अगर किसी बंदे ने सेशन देख लिया और सेशन में उसको कोई चीज़ की समझ नहीं आई या कोई कंफ्यूजन है, तो आके कमेंट्स में लिख सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें ये कंफ्यूजन है, हमें थोड़ा सा एलेबरेट कर दे। तो उसके अंदर अगर वो सेशन मतलब वो कंफ्यूजन फ़ोन पे या उस कमेंट में क्लियर हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो हम उसी रिगार्डिंग उस क्वेश्चन के अगेंस्ट एक नई वीडियो बनाएंगे ताकि उस बंदे का क्वेश्चन क्लियर हो सके। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास आइकन है सिस्टम के ईआरपी का। ये हम उसको यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड देंगे। यहाँ पे बेसिकली डेटाबेस नीचे आ रहा है, ले बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा है। ठीक है। अगर आपकी मल्टीपल डेटाबेस हो फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, तो ये आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे हम क्रेडेंशियल देंगे। ये लॉगिन हो गया स्क्रीन। ठीक है। जब स्क्रीन लॉगिन होगी तो आप लोग के पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी और आपको ट्री मेन्यू नज़र आएगी। ट्री मेन्यू में आपके पास जो एक यूज़र के पास जितने राइट्स होंगे या उसके पास जितने प्रिविलेजेस होंगे उसको उतना ही हिस्सा नज़र आएगा। जितने हिस्से के पास उसके पास राइट्स है उसको उतना हिस्सा नज़र आएगा। अगर उसके पास राइट्स नहीं है जित एक पोर्शन के, तो उसको नज़र ही नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, एचआरएमएस को कॉन्फ़िगर करने के से पहले सबसे पहले हमें क्या करना कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अगर आप इस गौर से देखेंगे तो ये ट्रांजैक्शंस एचआरएमएस का जो मेन्यू है उसके अंदर मुख्तलिफ मेन्यू नज़र आ रहे हैं। उसमें ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, टाइम मैनेजमेंट है, पेरोल अकाउंटिंग है। अब हर एक ट्री के अंदर उसके रिलेटेड फॉर्म्स हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो हमारे साथ लिए यूज़ होती है। जब हम कोई भी स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। उस स्टेप्स के अंदर सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि या मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ तो मैं किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, किस कंपनी के लिए ऑर्गेनाइजेशन कर रहा हूँ, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आएंगे, ये फर्स्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड डिपार्टमेंट आर यूनिट्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपके पास स्टेप्स के साथ मेन्यू खुल जाएगा। सबसे पहले आपका सबसे पहले जो कॉन्फ़िगर होगा वो है कंपनी। देखो हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। ठीक है। अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, तीसरी कंपनी खोलना चाहते हैं, यहाँ पे हम ऐड बटन करेंगे, हम एक कंपनी खोलेंगे। ठीक है। उसका नाम हम लोग व्हाटएवर कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है। हम उसका ठीक है डिवीजन हमने रख दिया। ये आपको उसकी फीडिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, अब
बेसिकली जब हमने कंपनी खोल दी तो कंपनी की लोकेशन बताएगी कि कंपनी की लोकेशन क्या है। अब देखो, एक कंपनी है, वो 3 लोकेशन पे भी हो सकती है, 4 लोकेशन पे भी हो सकती है। उसका डेटाबेस भी डिफरेंट हो सकता है, उसका डेटाबेस कंबाइंड भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कंबाइंड डेटाबेस के बाद वो ये भी कह सकते हैं कि यार हमारे पास कंबाइंड डेटाबेस है, लेकिन हमने एम्प्लॉइज़ का डेटा अलग-अलग रखना है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होने के बावजूद भी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है फिर तो ठीक है। अगर उसका सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, डेटाबेस सेंट्रलाइज्ड है और वो हम अपना डेटा एक जगह पे रखना चाहते हैं, उस कंपनी का अलग से रखना चाहते हैं, इस कंपनी का अलग से रखना चाहते हैं, तो ये स्ट्रक्चर भी इसके अंदर मौजूद है। दूसरे नंबर पे हम लोकेशन ऐड करेंगे, ठीक। लोकेशन ऑलरेडी, अब यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ, दोबारा ऐड कर लेता हूँ। कंट्रोल एस दबाएंगे, देखो 2 चीज़ें, या तो ये वाला बटन दबाएंगे, यहाँ पे आइकॉन भी नज़र आएगा सेव रिकॉर्ड, या कंट्रोल एस करेंगे तो ये आपका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। तीसरे स्टेप पे पता आएगा हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग यूनिट, ठीक है। अब देखो, ये चीज़ थोड़ी समझने वाली है। समझने वाली ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, बेसिकली कंपनी को तो सारा पता है कि यार कंपनी है, वो किस लोकेशन पे है वो भी इजी है। यहाँ पे बेसिकली जो ऑपरेटिंग यूनिट का स्ट्रक्चर है या कास्ट सेंटर्स का स्ट्रक्चर है, बेसिकली यहाँ पे मुख्तलिफ टर्म इस्तेमाल होते हैं इस चीज़ के लिए। कुछ लोग फिनांस वाले उसको कहते हैं कास्ट सेंटर्स। इंडस्ट्रीज के अंदर जो स्टैंडर्ड ईआरपीज इस्तेमाल हो रही हैं, उसके अंदर जो ईआरपीज है वो उसे कहते हैं कि ऑपरेटिंग यूनिट्स। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसके अंदर, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है उसके अंदर उसका टर्म इस्तेमाल होता है डिवीजन, डेव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 डेव डिफाइन है, 2 डिवीजन डिफाइन, हम तीसरा भी डिवाइड कर सकते हैं। पहला डिवीजन हमारे पास है अपैरल, जो नॉर्मली रिप्रेजेंट करता है आपकी, देखो छोटी यूनिट है तो उसके लिए अपैरल डिपेंड करता है लोग उसको क्या क्या लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक कट टू पैक यूनिट लेता हूँ, लेकिन उसके अंदर ये होता है, छोटी यूनिट है तो लोग अपैरल के अंदर कटिंग भी डाल देते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कंपनी के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। बड़े यूनिट्स है तो कटिंग एक अलग डिवीजन होता है, कटिंग एक सेपरेट डिवीजन होती है और सेपरेट डिवीजन ट्रीट की जाती है। तो आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के ऊपर है और नंबर ऑफ डिपार्टमेंट के ऊपर है। देखो, अब एक डिवीजन है सर्विसेज। सर्विसेज में अमूमन लोग सर्विसेज डिपार्टमेंट को ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब एक और डिवीजन जो है, जो अपैरल के अलावा ट्रीट की जाती है, फैब्रिकेशन। तीसरी डिवीजन में डाली फैब्रिकेशन, ठीक है, जो ब्रॉडर टर्म है लोग इस्तेमाल करते हैं फैब्रिकेशन, जिसके अंदर निटिंग, डाइंग वगैरह। चौथी यूनिट हमारे साथ डाल दिया, हमारे पास हमने डाल दी स्पिनिंग। अभी आपके मुख्तलिफ डिविजन्स है, स्पिनिंग डिव है, ठीक है, स्टिचिंग है, फैब्रिकेशंस है, ठीक है। अब कुछ जगहों पे स्पिनिंग बड़ा टर्म्स लिया जाता है, लेकिन देखो कंपनी टू कंपनी चीज़ें वेरी करती है। फॉर एग्जांपल ये कंपनी किसी स्पिनिंग की कंपनी के अंदर जो सिर्फ स्पिनिंग चल रही हो, अब स्पिनिंग के अंदर शायद उसने 2 डिवीजन डिपेंड करते हैं, प्रोडक्शन, सर्विसेज डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे आपने अब वर्टिकल यूनिट लिया है तो वर्टिकल यूनिट के अंदर आपके डिव, आपने स्पिनिंग को अलग डिवीजन लिया है, फैब्रिकेशन को अलग डिवीजन लिया है, अपैरल को अलग डिवीजन लिया है। अब डिपेंड करता है आपके एचआर के जो एचओडी है उसने आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरह रखा है, ये डिपेंड उसके ऊपर करता है, या कंपनी की जो डिसीजन मेकर्स है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस सेंस में लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टेटस आ रहा है एक्टिव
अगर स्टेटस क्लिक कर दिया तो एक्टिव हो जाएगा, अगर स्टेटस अनचेक कर दिया तो ये डिसएक्टिव हो जाएगा, डीएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा ऑपरेटिंग द डिवीजन का स्ट्रक्चर। इसके बाद हमारे पास आता है डिपार्टमेंट। अब देखो डिपार्टमेंट जो है हमारे पास डिपार्टमेंट आता है। डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर जो है हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारे पास एक डिवीजन के अंदर कितने डिपार्टमेंट हैं। एक डिवीजन के अंदर हमारे पास कितने डिपार्टमेंट है ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा। अब डिपार्टमेंट के अंदर नेक्स्ट जो आएगा वो फिर उस डिपार्टमेंट के अंदर उसके सब डिपार्टमेंट आएंगे कि उसके सब डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेन डिपार्टमेंट आपके हैं यहाँ पे आ रहे हैं। देखो अगर आप देखेंगे ना तो ये डिपार्टमेंट आ रहा है, ये उसका डिविजन आ रहा है। ठीक है, ये आपकी लोकेशन आ रही है कि अगर आपने लोकेशन सियालकोट है, कहाँ पे है ये डिपार्टमेंट, ये आपको वहाँ पे जब हमने लोकेशन फीड किया था वो डिफाइन करनी पड़ेगी। ये डिपार्टमेंट देखो कभी कभी ऐसा होता है कि एक मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री एक ही है लेकिन उसने हेड ऑफिस जो है वो शहर में रखा है और जो उसकी ऑपरेशन यूनिट है वो उसने कहाँ पे रखे हैं, वो इंडस्ट्रियल एरिया में रखे हुए। ऐसी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जिसका इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री लगी है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग उधर हो रही है, लेकिन जो ऑफिस स्टाफ है वो बैठता है पोश एरिया में या ऑफिस एरिया में। जो जो गोल्डबर्ग साइड में, जब लाहौर की एग्जांपल लेंगे तो गोल्डबर्ग साइड में मैं आपको कोहिनूर या समीन टेक्सटाइल के भी एग्जांपल लूँगा। उनका हेड ऑफिस जो था वो गोल्डबर्ग में था, फैक्ट्री उसका मांगा रायवेंड रोड पे थी। ठीक है ना, तो इस तरह यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि ऑफिस किसी और कंट्री में हो एक ऑफिस और एक बाकी प्रोडक्शन यहाँ पे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट फीड करने पड़ेंगे। देखो हम नया डिपार्टमेंट भी फीड कर सकते हैं। नया डिपार्टमेंट हम फॉर एग्जाम्पल ABC कोई भी डिपार्टमेंट है, डिवीजन देंगे, कौन सा डिवीजन है, फैब्रिकेशन। ठीक है, एक्सटेंशन नंबर उसको देंगे, ये सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम वो दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखो ये कास्ट सेंटर है कि हम इसके कास्ट सेंटर में ऐड करें। ये बेसिकली लिंक है फाइनेंस के साथ कि इस डिवीजन की जो सैलरी है वो किसके साथ लिंक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। वो आप लोगों की यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करूँगा, यहाँ पे डिवीजन सेव हो जाए। ठीक, डिवीजन डिलीट करनी है, डिलीट आप तब तक कर सकते हैं जब तक आपने उसमें डेटा नहीं किया। डेटा कर लिया आप डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने डिफाइन करना है उसका सब डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट आपने डिफाइन कर दिया। अब डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं एक डिपार्टमेंट लेता हूँ, IT लेता हूँ या HR लेता हूँ। नॉर्मली IT का स्ट्रक्चर लोगों को क्लियर नहीं होता, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं वो उसका स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है, या जो HR वाले हैं उसको HR का स्ट्रक्चर ज़्यादा इजीली क्लियर होता है। कुछ लोग IT को अपने हिसाब से लेते हैं, मतलब उसको सारे IT के अंदर डाल देते हैं, कुछ लोग सारे MIS के अंदर डाल लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा ना मैं स्ट्रक्चर इसलिए सब डिपार्टमेंट का बता रहा हूँ कि सब डिपार्टमेंट का जो स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट है HR, डिपार्टमेंट HR है। अब उसके अंदर अगर हम कैटेगराइज कर दे तो आपका HR अलग है, कंप्लायंस अलग है, इवन पेरोल डिपार्टमेंट अलग है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के में पेरोल भी अलग ट्रीट किया जाता है। कुछ के अंदर तो एडमन जो है
वो एचआर के अंडर आती है, ठीक है। कुछ के अंदर एडमिन एचआर के अंदर आती है, कुछ अब ये भी डिपेंड करता है आपके जो एचआर वाला बंदा है उसकी जो ऑर्गेनोग्राम बना रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह उसको लेके चलता है, ठीक है। अब देखो एचआर है, एचआर को उसने एचआरएमएस और कंप्लायंस ये दिया है। एडमन है, अब एडमन डिपार्टमेंट उसे डिफाइन किया, उसके अंदर अगर आप देखें तो गार्डनिंग अलग है, वर्कशॉप अलग है, किचन अलग है, सिक्योरिटी अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, ये उसने अलग डिफाइन किया है, ठीक ना। तो ये आईटी है, आईटी के अंदर अब देखो उसने एडमन के अंदर आईटी डाली हुई है। अब हर कंपनी का अपना स्ट्रक्चर्स है। अब देखो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अंदर एक्सपोर्ट है, एमआईएस है, पेड है, ये कंपनी टू कंपनी चीजें वेरी करती है, लॉजिस्टिक है। हालांकि उसने मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर डालनी थी, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो मैनेजमेंट नहीं, इम्पोर्ट अलग डिफाइन होना चाहिए, एक्सपोर्ट अलग डिफाइन होना चाहिए। उसकी रीजंस है, उसकी रीजन ये है कि देखो अगर ये अलग डिपार्टमेंट डिफाइन नहीं होंगे, मैनेजमेंट के अंदर सारा डाल दिया, तो फिर मैं सेकंड लेवल पे जाके इसकी देखो इम्पोर्ट के अंदर भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं, एक्सपोर्ट के अंदर भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं, ठीक है, एमआरपी के अंदर डिपार्टमेंट हो सकते हैं, कोई एक्सेसरी का काम कर रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई फैब्रिक की प्लानिंग कर रहा है, कोई एक्सेसरी की प्लानिंग कर रहा है। बहरहाल उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह लेके चलता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लेवल्स आते हैं। हमें बेसिकली लेवल डिफाइन करने पड़ेंगे। लेवल बेसिकली हम ये कहते हैं कि यार हमने मैनेजमेंट को कौन सा लेवल दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से M1 से M2 देखो, M2 के ऊपर आता है, M1 के ऊपर आता है, M1 ने मैनेजर को दिया। अच्छा, M1 का स्लेब भी डिफाइन करना चाहिए, मतलब कि मैनेजर की सैलरी कितनी होनी चाहिए, स्लेब डिफाइन होना चाहिए। अब स्लेब अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है तो स्लेब डिफाइन करना, नहीं इम्प्लीमेंट करना वो आपके ऊपर ऑप्शंस है। इसका फायदा ये होता है कि आप जब मैनेजर हायर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यार मैनेजर मेरा किस किस लेवल से है, ठीक है ना। अगर नहीं डिफाइन करेंगे तो उसका इम्प्लीमेंट नहीं, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं होगा। डिफाइन कर लिया तो उसका फायदा ये होगा कि आपको कल पता चलेगा कि यार मैंने एक मैनेजर हायर करना है या मैंने एक असिस्टेंट मैनेजर हायर करना है, जो भी डिजिग्नेशन है वो हायर करना है, तो उसका स्लेब ये है। जिस तरह गवर्नमेंट का स्लेब आता है, जो भी डिपार्टमेंट है उसकी सैलरी तनख्वाह बढ़ती है, ग्रेड के हिसाब से बढ़ती है, ये इसका ये ग्रेड था, इसका ये स्लेब, ठीक है ना। अब तो आपने डिजिग्नेशन है उसको स्लेब असाइन कर दिए। अब यहाँ पे आपने एक बटन लगाया, लेकिन इसका फंक्शन अगर आप करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस किस डिजिग्नेशन पे ओवर टाइम अलाउ है, किस किस डिजिग्नेशन के ऊपर ओवर टाइम अलाउ नहीं। ये बेसिकली इसलिए है। यहाँ पे आप न्यू एड करेंगे तो आप एड रिकॉर्ड पे करेंगे, यहाँ पे कोई भी ABCD डिजिग्नेशन डाल दे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। कोई भी आप कंट्रोल एस करेंगे या इसे का बटन दबाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। डिजिग्नेशन, अब डिजिग्नेशन जो है, बेसिकली,
उस टाइम डिजिग्नेशन को आपने ग्रेड असाइन करना है कि कितने डिजिग्नेशन है आपके पास और उसका जो ग्रेड है, उस डिजिग्नेशन का जो ग्रेड है वो क्या है, मतलब उसका लेवल क्या है। ठीक है ना। वो जब आप असाइन करेंगे तो जब एम्प्लॉय फीड करेंगे, जो उसको डिजिग्नेशन देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली उसका ग्रेड उसके साथ सामने आ जाएगा। आपको अलग फीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना फिर आपको अलग करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो ना, यहाँ पे डिजिग्नेशन क्या है आपके पास, आपके पास अकाउंट असिस्टेंट। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे उसने ग्रेड उसको दिया हुआ है असिस्टेंट मैनेजर का। मुझे नहीं पता ये वाकई उसका ये जो उसने लेवल दिया है वो सही है कि नहीं सही, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ टेक्निकल चीज़ें करना चाहता हूँ। कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो जो डिजिग्नेशन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आईटी की बात करूँ, आईटी के अंदर कुछ डिजिग्नेशन है, जिस तरह टीम लीड है। ठीक है। अब वो टीम लीड डिजिग्नेशन को आपने डिजिग्नेशन देने के, ये मैनेजर हैं, ये डिप्टी मैनेजर है, ये यहाँ पे आपको डिफाइन करनी है कि यार ये टीम लीड क्या है। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और का बात कर लेते हैं, मैं एक दो इंडस्ट्री की बात करता हूँ। वहाँ पे सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये डिजिग्नेशन थी, बेसिकली वो इक्विवेलेंट थी असिस्टेंट मैनेजर की। तो ये बेसिकली यहाँ पे इसलिए डिफाइन किया गया है कि आपका, देखो आपने एक जनरल मैनेजर जीएम फाइनेंस लिख दिया, ठीक है, अब वो किस डिजिग्नेशन की इक्वल है, जीएम के अंदर। जिस तरह आपके पास, मैं एक एग्जांपल दूंगा, गवर्नमेंट की जॉब्स की एग्जांपल दूंगा। हम लिखते हैं BS-17, ओके, या BS-16। अब वो पोस्ट आती है फॉरेस्ट ऑफिसर। अब फॉरेस्ट ऑफिसर किस BS के लेवल बराबर है, BS-16 या 17 या जो भी है। फॉर एग्जांपल एक डिजिग्नेशन आती है आपके पास, एक डिजिग्नेशन कोई भी ले ले, पुलिस की डिजिग्नेशन लेते हैं, एसपी। अब एसपी एक डिजिग्नेशन का नाम है, लेकिन ये किस डिजिग्नेशन के बराबर है, BS-16 है, 17 है, BS-18 है, इस तरह। एक लेक्चरर है, लेक्चरर, अब ये किस डिजिग्नेशन के बराबर है, BS-18 के। तो ये बेसिकली ये जो क्रेडर्स नेम है वो इस वजह से आ रहा है। देखो ये अकाउंट मैनेजर है, मैनेजर के बराबर है, ये अकाउंट ऑफिसर है, ऑफिसर के बराबर, एडमिन मैनेजर है, मैनेजर के बराबर है। ठीक है, ये बेसिकली ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, अब यहाँ पे टाइप्स है, टाइप्स, लीव टाइप्स। हमारे पास कितने टाइप के लीव्स हैं, अब अगर आप देखें ना तो यहाँ पे एक दो गलतियां हो गई है। 0.5 ये लीव्स है आपकी, आपने फीड की। ये जो लिमिट डिफाइन कर रहा है बेसिकली लीव के एक दिन की है, एक दिन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, ये बेसिकली एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि लीव एक दिन काउंट होगी। अब यहाँ पे मुख्तलिफ लीव है आपके पास, सिक लीव है, कैजुअल लीव है, एनुअल लीव है, स्पेशल लीव है। ठीक है, कुछ जगहों पे तो जब कोरोना शुरू हुआ तो कोरोना की लीव आई थी। ये चीज़ें मुख्तलिफ लीव के लोग टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, कोई मेडिकल लीव कहता है, कोई सिक लीव कहता है, कोई। ठीक है, तो ये आपने डिफाइन करनी पड़ेगी लीव कौन सी है, लीव की नाम क्या है। ठीक है,
उसका शॉर्ट नेम क्या है, ठीक है, और उसके बाद उसके लिमिट्स क्या है, 0.5 है, 0.1। यहाँ पे न्यू लीव आप फीड कर सकते हैं, वट एवर जो भी लीव आप फीड करेंगे, ए बी, ए बी, ठीक है। एक्टिव है, नॉन एक्टिव है, सेव कर दिया, सेव हो गया, ठीक है। आपने इस तरह लीव डिफाइन कर दिया, ओके। यहाँ पे एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन में आपने यूनिट नंबर कौन सा है, उसकी एक्सटेंशन क्या है, ये डिफाइन करनी है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जब डिपार्टमेंट डिफाइन कर रहे थे उस टाइम हमने उसकी एक्सटेंशन दी है डिपार्टमेंट। अच्छा, गस्टेड डे, अच्छा यार जो गस्टेड डे है ना, बेसिकली जो गस्टेड डे है ना, बेसिकली यहाँ पे जो गस्टेड डे है ना, बेसिकली ये आपको जब भी गस्टेड डे आएगी ना, आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन क्यों करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल आपके पास 14 अगस्त है, 14 अगस्त की छुट्टी है, तो आपको 14 अगस्त उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि इसकी 14 अगस्त की छुट्टी है, ठीक है। उसका 14 अगस्त डालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ हमें गस्टेड डे के अंदर जो ईद के दिन आते हैं, ईद हॉलीडेज, उसको अब 14 अगस्त तो आप एक डाल सकते थे या 14 अगस्त फिक्स भी कर सकते थे, लेकिन फिक्स क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ईद की छुट्टियां फिक्स तो है नहीं ना, ईद की छुट्टियां तो फिक्स नहीं है, जो दूसरे बड़ी ईद की छुट्टियां आती है वो भी फिक्स नहीं है, ठीक है, जो मुहर्रम आता है, मतलब जितनी भी गस्टेड छुट्टियां आती हैं वो यहाँ पे आपको फिक्स करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कश्मीर डे, पाकिस्तान डे, ईद उल फितर, लेबर डे, ये सारी आपको जब भी गेस्ट छुट्टी आए, कंपनी ने छुट्टी दी है, यहाँ पे आपको फिट करनी पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं 14 अगस्त 2025 डाल देता हूँ, ठीक है, और इंडिपेंडेंस डे, यहाँ पे सेव, ठीक है। ये बैंक सेटअप है, ये बेसिकली फिनांस वाले फीड करेंगे तो बेहतर है। यहाँ पे बैंक का बैंक कोड देते हैं, बैंक कोड क्या है, ठीक है, फ़ोन नंबर देते हैं, फ़ोन नंबर क्या है, बैंक का नाम देते हैं, HBL, ठीक है, उसका एड्रेस वगैरह सारा कुछ दे के ये आपका बैंक फीड हो गया। पहले से बैंक मौजूद है उसमें, सुनहरी बैंक, मिज़ान बैंक, यहाँ पे आपको कोड देना पड़ेगा ताकि वो उठा ले। जब आप या कोड ना भी दे तो वो जब एम्प्लॉई का कोड आएगा उस पे आ जाएगा बैंक कोड, ठीक है। वो इस ये क्यों देते हैं, बेसिकली कभी कभी एक कंपनी जो है वो 3 बैंकों में सैलरी भेजती है, तो वो क्या करेगा, जो एम्प्लॉय की जो सैलरी शीट जनरेट होती है या जो बैंक लेटर जनरेट होता है, वो खुद ही सिस्टम आपको बैंक के हिसाब से, जिसका बैंक सुनहरी बैंक होगा उस सुनहरी के में लेटर में आएगा, जो HBL में होगा वो HBL के लेटर में आएगा। बेसिकली ये हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास इस तरह हमें एंट्री करनी होगी ताकि ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ़िगर हो जाए। जितना हम उसको
कॉन्फ़िगर जब तक हम उसको कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तब तक हम लोग सिस्टम में इसके बगैर एंट्री नहीं कर सकते। जब ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, हर डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ डिफाइन करनी पड़ेगी। देखो जब आपका स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाएगा उसके बाद आपको डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या इस डिपार्टमेंट की कितनी स्ट्रेंथ है, यहाँ पे डिपार्टमेंट नाम दोगे। ठीक है, कितनी डिपार्टमेंट है, कितनी डिजिग्नेशन कौन सी है, किस डिजिग्नेशन की स्ट्रेंथ डिफाइन करनी है, सैलरी है, परमानेंट है। ठीक है, ये ऑलरेडी कह रहा है 4 स्ट्रेंथ डिफाइन है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे एक और स्ट्रेंथ अप्रूव करनी है। ठीक है, ये कहता है करंट स्ट्रेंथ इज मोर देन इक्वल देन योर अप्रूवल। ठीक है, हम क्या करेंगे पहले, ये क्यों कह रहा है कितनी स्ट्रेंथ है, 4 हमने डिफाइन की है 1 तो कम कम है, ये हम 5 करेंगे तो फिर वो हमें सेव करने देगा। ये हमारे पास पहले 5 थे, न्यू स्ट्रेंथ अप्रूव जो है 5 हो गए। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, एक एक दोबारा खोलता हूँ इस डिपार्टमेंट काउंट्स काउंट्स काउंट ऑफिसर। ठीक है, यहाँ पे 5 आ गई, 5 स्ट्रेंथ डिफाइन हो गई। अब मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, 5 की जगह 8 करना चाहता हूँ तो ये 8 पे हो जाएगा। ठीक है ना, देखो ना यहाँ पे ये जो स्ट्रेंथ आ रही है देखो 5 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे सैलरी है, डेली वेजेस हैं, वो आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। अब ये स्ट्रेंथ इफेक्ट कब से शुरू हुई है इसकी, 26 अप्रैल 2025 से। अच्छा, इसके बाद ये फाइनेंशियल ईयर है, आपको डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ से आप फाइनेंशियल ईयर करेंगे, ये फाइनेंस वाले डिफाइन करेंगे कि किस फाइनेंशियल ईयर की मैं तनख्वाह जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, फाइनेंस वाले डिफाइन करेंगे, आप भी डिफाइन कर सकते हैं। ये मैं ईयर डिफाइन कर रहा हूँ 24। जो भी लिख ले उसके अंदर। ठीक है, अच्छा ये देखो रनिंग है, क्लोज है, देखो यहाँ ईयर क्लोज है, इसको आप क्लोज करेंगे, ये ईयर क्लोज हो गया। ठीक है ना, ताकि इसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन ना हो। ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, डिपार्टमेंट कौन सा है, उसका एचओडी कौन सा है, जो भी एम्प्लॉय आप लिखेंगे एचओडी उसके मतलब नाम लिखेंगे, उसका डिजिग्नेशन क्या है। ठीक है, ये आपने नाम दे दिया है, एम्प्लॉय कौन सा है इसका। अब इसके नीचे कौन कौन से बंदे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये एक डिपार्टमेंट का, अब देखो ये जिसके अंडर होगा ना ये उसके आ जाएंगे, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट बनेगा कि कौन सा बंदा किसको रिपोर्ट टू है, ये इसको रिपोर्ट टू है, अगला बंदा आएगा उसको रिपोर्ट टू होगा। अब देखो ये बंदा भी किसी को रिपोर्ट टू होगा ना। ठीक है, ये बंदा किसी भी रिपोर्ट को होगा, या डायरेक्टर को होगा, या चीफ ऑपरेशन को होगा, या सीईओ को होगा, या सीओओ को होगा, किसी को तो रिपोर्ट टू होगा ना। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसे डिफाइन होगा। यहाँ पे यूनिट कॉन्फ़िगरेशन होनी है। बेसिकली
ये स्ट्रक्चर तो डिफाइन करना पड़ेगा एचआर को, या फिर उसके आपके फाइनेंस के जो बंदे होते हैं उसको डिफाइन करना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि फाइनेंस नहीं, सॉरी, जो आपके उसके बंदे हैं, स्टिचिंग के जो प्रोडक्शन के बंदे हैं, या फिर उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये किसकी जिम्मेदारी है। मतलब कौन सा कितना यूनिट है, एक हाल है उसमें 10 यूनिट है, 20 यूनिट 1 स्टिचिंग, यूनिट 2 स्टिचिंग, इस तरह डिफाइन करना पड़ेगा। ये देखो, अपैरल डिवीजन है, डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है, उसके अंदर चेन हाल है, ये उस यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 3। देखो अब ये हाल नंबर 1 है, उस हाल के अंदर 1 नंबर यूनिट भी है, 2 नंबर यूनिट भी है, 3 नंबर यूनिट भी है। अब ये आपके एचआर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करता है उसको। एक हाल के अंदर एक एक प्रोडक्शन के अंदर 3, 4, 5 यूनिट भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसकी लाइनें डिफाइन होनी है कि उसकी लाइनें कितनी हैं, ठीक है। मतलब एक हाल है, उसके अंदर 4 यूनिट है, 4 एक 4 यूनिट है। अब 4 यूनिट के अंदर यूनिट नंबर 1 के अंदर कितने लाइन्स है? 3 लाइन है, मतलब 3 फ्लो है, 4 फ्लो है, 6 फ्लो हैं। मुख्तलिफ फ्लो होते हैं, मुख्तलिफ, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, मतलब वो उसके जितने एक रिलेशन के अंदर है, ठीक है, उसको आप डिफाइन करेंगे उस हिसाब से। ये तो प्योरली उसने डिफाइन करना है, आई वालों ने। इसका मेरे हिसाब से आप लोगों का ताल्लुक नहीं है, ये आई वाले ने डिफाइन करने की कितने हैं। अच्छा, ये जीडीज है। जीडीज क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है उसका, ठीक है, सब डिपार्टमेंट है उसका। अब उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, रिपोर्ट क्या है, फिजिकल डिमांड्स क्या है, वर्किंग वो क्या है। अगर कोई सीरियल में डालना चाहता है, ये सीरियल नंबर 1 इसका ये वर्क है, सीरियल नंबर 2 इसका ये वर्क है, मतलब ये एक बंदे की जीडी डिफाइन करता है कि यार उसकी क्या जीडीज है, किस तरह वो काम करता है, स्किल है, अकाउंटेबल है, क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस है, मतलब जो एक जॉब की डिस्क्रिप्शन होती है बेसिकली, ये उसके डेफिनेशन होते हैं कि एक बंदा है, उसको आपने एक आईटी का बंदा है फॉर एग्जांपल, या फाइनेंस का बंदा है, उसकी उसने काम क्या करना है, बेसिकली ये इसको रिप्रेजेंट करता है जॉब डिस्क्रिप्शन। अच्छा, ये लीव अथॉरिटीज़ है, बेसिकली ये बाद में डिफाइन करेंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इस सेशन में इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हमारे पास इस सेशन में जो सबसे ज़रूरत है वो है ड्यूटी रोस्टर की। इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, हमारा ड्यूटी रोस्टर जो है इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। हमारे पास बेसिकली 5 किस्म के ड्यूटी रोस्टर्स हैं।
जो 2 ड्यूटी रोस्टर्स हैं वो डिडक्शन के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। 2 ड्यूटी रोस्टर जो है वो फुल डे डिडक्शन के लिए इस्तेमाल हो रही है, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड हाफ। और 2 जो है वो बेसिकली फ्राइडे की डिडक्शन के लिए इस्तेमाल हो रही है। देखो, कोई भी डिवीजन है, ये एक डिवीजन है, यहाँ पे अगर डिवीजन लिखेंगे तो डिवीजन आ जाएंगे। ओके, उसकी स्टार्ट डेट कब से शुरू हो रही है, ड्यूटी कब से शुरू होगी, 8:30 से ड्यूटी शुरू हो रही है। ड्यूटी एंड कब पे हो रही है, ये एक शिफ्ट की बात हो रही है, एक मॉर्निंग शिफ्ट की बात हो रही है, मॉर्निंग जो हाफ है उसकी बात हो रही है, 1 बजे। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली इसका कोई मकसद है, मैं बेसिकली समझाता हूँ क्या मकसद है। इसका मकसद ये है कि अगर वो उसकी ड्यूटी शुरू होती है 8:30 पे और उसकी ड्यूटी होती ख़त्म होती है 1:00 पे, 1:0 पे या 1 मिनट पे, वॉट एवर। अब इसकी 5 मिनट की रिलैक्सेशन है, 5 मिनट रिलैक्सेशन है। अगर ये 8:30 की बजाय 8:40 पे आ गया, तो ये इसके 10 मिनट डिडक्ट होंगे। सुबह 10 मिनट लेट आया। अच्छा, अब ये ऐसे हो सकता है, दोबारा आप देखो ब्रेक टाइम क्यों कहाँ है। ब्रेक टाइम वो चला गया, आपने कार्ड आउट किया है उससे, या वो हाफ लीव भी कर सकता है, वो चला नहीं, वो चला गया 12:30 पे, आधा घंटा पहले चला गया। तो देखो अब ये 30 मिनट भी डिडक्ट होंगे, अब ये टोटल 40 मिनट डिडक्ट होंगे। बेसिकली ये ब्रेक तक का हाफ अलग और ब्रेक से आगे का हाफ अलग, सेकंड हाफ अलग इसलिए किया है ताकि हम दोनों की डिडक्शन को कैलकुलेट कर सकें। ये इसमें भी ऐसे ही है, 1:30 से ड्यूटी शुरू हो रही है और 5 बज के मतलब 30 मिनट की ब्रेक है। अब देखो ये गार्ड स्कैन कर रहा है, दोबारा ये आया 1:30 पे ब्रेक खत्म हो रही थी, लेकिन ये आया 1:40 पे, 10 मिनट पर लेट आ गया। यहाँ पे 5 बजे छुट्टी है, अगर ये 5 बजे फिर चला गया। अच्छा, ये जो टाइम है ये देखो 210 स्टेट है, ये 210 मिनट्स है, बेसिकली ये मिनट्स है, यहाँ पे भी ये मिनट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बेसिकली कह रहा है कि इन दोनों स्टार्ट और एंड के बीच में इतने मिनट्स पूरे होने चाहिए, 205 मिनट पूरे होने चाहिए। 205 मिनट पूरे नहीं है, 205 से 200 मिनट है, 5 मिनट की डिडक्शन है, 195 है, 10 मिनट की डिडक्शन है, 180 है, 35 मिनट की डिडक्शन है। जितने इससे कम होगा उतने डिडक्ट होंगे। सेम फॉर फ्राइडे, फ्राइडे कब से शुरू हो रहा है, इससे इस बजे छुट्टी है, सेकंड हाफ इतने बजे ड्यूटी शुरू होती है। देखो फ्राइडे को इसलिए अलग किया है कि छुट्टी तो टाइम पे हो जाती है, लेकिन ब्रेक कुछ कंपनियां 3 बजे करती है, कुछ 2:30 बजे करती है, 2:30 बजे तक करती है, वो 1 घंटा रिलैक्सेशन होती है। ठीक है, अब ये चौथा जो है, जो 5वां है, ये बेसिकली फुल डे का टाइम है। अच्छा, इस चीज के अंदर एक चीज रह गई, वो मैं ये जो फुल ड्यूटी टाइम रोस्टर्स है उसके अंदर क्लियर करूंगा। इसके अंदर आपका एक ड्यूटी टाइम है कितना, देखो 9 बजे से लेकर 18 बजे तक कितने मिनट पूरे होने चाहिए, 480 मिनट ड्यूटी होनी चाहिए, 9 बजे से लेकर 6 बजे तक 480 मिनट पूरे होने चाहिए। चार सौ अस्सी मिनट पूरे होने चाहिए। अब 480 मिनट से कम होंगे तो सिस्टम उसको डिडक्शन कंसिडर करेगा, या अगर वो आपने तो लीव्स वगैरह कंसिडर करेगा। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज है, इन सब के अंदर यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट एंड, अब देखो ये टाइमिंग चेंज हो सकती है। रमज़ान में टाइमिंग अक्सर चेंज हो जाती है, जो फैक्ट्रियाँ 9 बजे लगती हैं
ठीक है, वो कहता है यार 8:30 बजे करते हैं, या वो छुट्टी जल्दी कर लेती है। तो यहाँ पे स्टार्ट टाइम जब से ये देखो सर ड्यूटी रोस्टर शुरू हुआ है 1 मार्च से लेकर 28 फरवरी, ये एंड हो गया 28 फरवरी। जब भी आपका टाइमिंग चेंज होगी तो आप यहाँ पे इसको टू डेट करेंगे, एक नया यहाँ पे एक नई एंट्री डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक नई एंट्री डालेंगे, ठीक है, नई एंट्री डाल के उसके अंदर टाइमिंग चेंज करेंगे, जो भी उसकी टाइमिंग है, आपने 9 बजे कर दिया 9 बजे हो गया। जो भी आपने टाइम लिखनी है, जो भी मतलब अब आधा घंटा का फर्क आ गया ना, ठीक है। ये जिस दिन से स्टार्ट होगा, ये को 28 फरवरी को बंद हुआ है, तो मैं यका कहता हूँ यकम मार्च 2023। अब देखो ये किस शिफ्ट के लिए डिफाइन किया मैंने, जर्नल शिफ्ट है, टाइम कितना 205 मिनट या 235 मिनट, जो भी टाइम बढ़ता है आपका, जो भी मिनट्स बनते हैं इनके बीच में वो। अब देखो ये एंड डेट ये तब तक चलेगा जब तक ये एंड डेट में ना लिखो। जिस टाइम मैंने एंड डेट लिख दी, जिस तारीख को एंड लिख दी, उस तारीख तक ये टाइम होगा, बाकी जो आगे आप टाइम देंगे उसको ये होगा। देखो यहाँ पे एंट्री जब क्लोज होगी उसकी नई एंट्री डालना जरूरी है, वरना आपका शिफ्ट आएगा नहीं, आपके एम्प्लॉय का डेटा मिसिंग होगा, वो नहीं शो होगा, उसके अंदर टाइम की जो लेजर है उसके अंदर डेटा नहीं शो होगा, ठीक है। सेम ये केस इसमें सबके अंदर ये केस है, ये ड्यूटी रोस्टर का तरीकाकार ये है, ठीक है। अब जब ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर हो जाती है तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एम्प्लॉय मैनेजमेंट के ऊपर। एम्प्लॉय की मैनेजमेंट कैसे होनी है, एम्प्लॉय को हमने कैसे फीड करना है, जारी कटलाक हमने फीड कर दी है, ठीक है। अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें उसके बाद होगी। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ शिफ्ट है, शिफ्ट यहाँ पे मिसिंग है, वो कल हम उस दूसरे सेशन में शिफ्ट भी डिफाइन करेंगे, ठीक है, और बताऊंगा कैसे शिफ्ट डिफाइन होनी है, ठीक है, और उसके बाद एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन कैसे होनी है, ठीक है ना। अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे। अगर कोई चीज़ मिस हुई हो, कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आए हो, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं फ़ोन करके, या आप दोबारा मुझे बताएंगे तो मैं उस सेशन को दोबारा रख लूँगा जो चीज़ मिसिंग हो।